खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत की सालमियत को बड़ा खतरा लाक हो चुका है। भारतीय एटम बम और दीगर दिफाई हथियार अंडरवर्ल्ड के शरपसंद गुंडों के हाथ लग चुके हैं। एक ऐसी कहानी सामने आ गई है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। भारतीय एटम बम के पुर्जे कबाड़ियों की दुकानों से मिलने लगे। आखिर इतनी बड़ी कोताही किसने की? क्या भारतीय हुकूमत का कोई एहलकार इसमें मुलव्विस है? ये सवाल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और भारतीय इंटेलिजेंस की दौड़ें लग चुकी हैं और आलमी सतह पर भी भारत को सुबकी का सामना है। भारत जो खुद को एटमी ताकत कहलवाता है और एटम बम की वजह से ही भारत को एक महफूज मुल्क माना जाता है, इस मुल्क में इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होना वाकई तशवीशनाक बात है। इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की नाअहली के बाद भारतीय दिफाई हथियारों का पोल भी खुल गया। भारतीय हुकूमत और फौज एक अरसे से अपने हथियारों की नुमाइश करके दुनिया को बतला रहे हैं कि इनके हथियार किस कदर ताकतवर हैं, मगर भारतीय हुक्काम की नाअहलियों ने सारी हकीकत वाज़े कर दी है। भारत में पेश आने वाला वाकया एटम बम में इस्तेमाल होने वाले सबसे अहम मटेरियल यानी यूरेनियम से जुड़ा है। इस वाक़े की तफसील में जाने से कबल हमें यूरेनियम से मुतल्लिक चंद अहम हकायक जानने होंगे। दोस्तों, यूरेनियम के हवाले से सबसे अहम सवाल ये किया जाता है कि ये कब, कहां और कैसे दरियाफ्त हुई, जबकि इसकी मदद से एटम बम कैसे तैयार किया गया। यूरेनियम से तैयार करदा एटम बम की जब भी बात की जाती है तो शिनकुलुब वे नामी इलाके का जिक्र लाजमी किया जाता है। दरअसल ये एक मादनी कान है जो अफ्रीका के इलाके कांगो में पाई जाती है। माहिरीन कहते हैं कि जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका की जानिब से गिराए जाने वाले एटम बमों की तैयारी में कांगो के किरदार को कई दहाइयों तक सीगे राज में रखा गया। कांगो के एटमी बमों की तैयारी में किरदार को आज भी महसूस किया जाता है। कांगो के जनूबी सूबे काटिंगा में छोटी सी उसकान का दुनिया की तारीख के सबसे तबाहकुन वाक़े के ज़हूर पजीर होने में अहम किरदार था, क्योंकि अमेरिका ने उसकान से हासिल करदा मवाद को एटम बम बनाने में इस्तेमाल किया। अमेरिका ने एटम बम बनाने के मंसूबे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए तमाम यूरेनियम यहां से हासिल की थी। बिल आखिर इस प्रोजेक्ट से बनने वाले एटम बम जापान पर 1945 में गिरा दिए गए, लेकिन इस कान की कहानी उन एटम बमों के जिक्र के साथ खत्म नहीं होती। इस कान की लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे मंसूबों में शमूलियत और फिर इन्हीं की वजह से आने वाले वक्त में यहां जारी रहने वाली तबाहकुन खाना जंगी ने इस मुल्क को सियासी तौर पर कई दहाइयों तक गैर मुस्तहकम रखा। यहां तक कि इन कानों की वजह से वहां रहने वाले लोगों की सेहत पर इसके बुरे असरात मुरतब हुए, जो आज भी देखे जा सकते हैं। शिनकुलुब वे की कहानी 1915 से शुरू होती है, जब वहां यूरेनियम के बेहतरीन ज़खायर दरियाफ्त हुए। उस वक्त कांगो बेल्जियम के नौ आबादाती निजाम के ज़ेरे तसल्लुत था। उस वक्त यूरेनियम की कोई खास तलब नहीं थी। इसकी मादनियाती शक्ल पिच ब्लेंडे कहलाती थी, जो कि जर्मन जुबान का एक लफ्ज था जिसके मानी बेकार चटाने बनता था। असल में बेल्जियम की एक कंपनी यूनियन माइन यारे यहां रेडियम की तलाश के लिए कानकुनी कर रही थी। रेडियम उस जमाने में एक कीमती कीमियाई उनसर था। जब 1938 में न्यूक्लियर फिशन की टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हुई, तब से यूरेनियम की अहमियत बढ़ गई। इस दरियाफ्त के बारे में जानने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फौरन ही उस वक्त के अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट को खत लिखा, जिसमें उसे यह मशवरा दिया गया था कि यह कीमियाई उनसर बेइंतहा तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यहां तक कि इससे एटम बम भी बनाया जा सकता है। 1942 में अमेरिकी फौज के माहिरीन ने यह फैसला किया कि वो जितना भी खरीद सकते हैं उतना यूरेनियम खरीद लें, ताकि वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अमली जामा पहना सके। ऐसी कानें अगरचे कोलोराडो और कनाडा में मौजूद थीं, लेकिन जिस आला क्वालिटी का यूरेनियम कांगो में मौजूद था वो दुनिया भर में कहीं और नहीं था। अमेरिका और कनाडा की कानों की खाम यूरेनियम को मुनासिब दर्जे का कहा जाता। अगर वहां 0.03% यूरेनियम होती, लेकिन शिनकुलुब वे में खाम यूरेनियम से 65% तक यूरेनियम हासिल की जा सकती थी। ऐसे पत्थर जिन्हें बेकार समझा जाता था, उनमें भी 20% यूरेनियम मौजूद था। नाज़रीन ग्रामी, यूनियन माइन यारे के साथ एक मुआहदे के बाद अमेरिका ने 1200 टन यूरेनियम खरीदकर उसे अमेरिकी जजीरे स्टेटन आइलैंड में जखीरा कर लिया। इसके अलावा अमेरिका ने मजीद 3000 टन यूरेनियम का जखीरा शिनकुलुब वे की कानों के बाहर जमा किया, लेकिन यह भी काफी नहीं था। अमेरिकी फौज के इंजीनियर्स को कांगो भेजा गया ताकि वो इन कानों में मौजूद तमाम यूरेनियम हासिल कर सके। यूं कांगो के इलाके में वाक़े शिनकुलुब वे नामी कानों में दिन रात मजदूर काम करते रहे और हर माह हजारों टन यूरेनियम अमेरिका भिजवाई जाती।
जब इस जगह पर मौजूद सारी यूरेनियम निकाल ली गई तो अमेरिका ने इस इलाके को सील कर दिया। यह सारा काम इंतहाई खुफिया तरीके से किया गया ताकि दुनिया को इल्म न हो सके। यहां तक कि शिनको लोब वे को दुनिया के नक्शों से मिटा दिया गया और ऐसे जासूस उस खित्ते में जानबूझकर भेजे गए जो मकामी लोगों को वहां की कार्रवाई के बारे में गलत मालूमात देते थे। यूरेनियम को कीमती पत्थर या फिर सिर्फ खाम माल कहा जाता था। 1915 से लेकर 1925 तक यह प्रोजेक्ट जारी रहा और 1925 के बाद कई सालों तक लफ्ज शिनको लोब वे कभी किसी मुंह से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह यह भी थी कि अमेरिका के अलावा किसी दूसरे मुल्क को इसका इल्म नहीं था। दूसरी आलमी जंग के खात्मे के भी कई बरसों बाद तक खुफिया रखने की इस पॉलिसी को जारी रखा गया। कोशिश ये की जा रही थी कि इस हवाले से दुनिया भर को ऐसा पैगाम मिले कि यूरेनियम कनाडा से हासिल की जा रही है ताकि किसी के जहन में कांगो का ख्याल तक ना आए। ये कोशिशें इतनी कामयाब रहीं कि आज भी लोग यही समझते हैं कि उस वक्त अमेरिका ने एटम बम कनाडा के यूरेनियम से बनाए थे। तहम आलमी जंग के खात्मे के बाद शिनको लोब वे दुनिया के सामने आया और रफ्ता रफ्ता सारी कहानी मंजरेआम पर आती गई। नाज़रीन ग्रामी, खाम यूरेनियम से खालिस यूरेनियम कशीद करने की नई टेक्नोलॉजी की वजह से मगरबी ताकतों का शिनको लोब वे की यूरेनियम पर इन्हिसार कम होता चला गया, लेकिन मुकाबले की दूसरी ताकतों को इस यूरेनियम से महरूम रखने के लिए इन कानों पर कंट्रोल रखना जरूरी था। अब जबकि अमेरिका को शिनको लोब वे के यूरेनियम की कतई जरूरत नहीं थी और वो ये नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन की इन कानों तक रसाई हो जाए, तो जब कांगो ने 1960 में बेल्जियम से आजादी हासिल की तो इस कान को बंद कर दिया गया और इसमें दाखिले के तमाम रास्तों को मजबूत कंक्रीट से ढक दिया गया। मगरबी ताकतें इस बात को यकीनी बनाना चाहती थीं कि कांगो में जिस धड़े की भी हुकूमत आए वो शिनको लोब वे में इनके मुफादात की हिफाजत करे, क्योंकि उस वक्त दुनिया के दीगर ममालिक को यूरेनियम की शदीद तलब थी। इसलिए अमेरिका और इसके ताकतवर हलीफ ममालिक ने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी कांगो में मुदाखलत ना कर सके। जो भी कांगो में हुकूमत बनाना चाहता उसके लिए उसे इनका ताबे होना जरूरी होता था। यही वजह है कि आज तक उस इलाके में किसी किस्म की तरक्की नहीं हो सकी और यहाँ खाना जंगी का सा माहौल बरकरार है, क्योंकि यूरेनियम दुनिया की इंतहाई कीमती धात है और ये दुनिया के बहुत ही कम हिस्सों में पाई जाती है और मौजूदा दिनों में भी इसकी तलब में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं देखी गई। लिहाजा आज दुनिया के सभी ममालिक गो के एटमी कुव्वत कहलाते हैं, मगर अमेरिका अब भी पाबंदियों की मदद से ऐसे ममालिक को टारगेट करता है जहां यूरेनियम पाई जाती है। इस सारी कहानी के बाद आप यूरेनियम की कदर मंजिलत जान चुके होंगे, लेकिन ऐसे मुल्क का क्या बनेगा जहां ये धात कबाड़ियों के कबाड़खानों तक पहुंच जाए और अंडरवर्ल्ड के गुंडे मुल्क में मौजूद यूरेनियम तक रसाई हासिल कर लें। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यकीनी तौर पर उस मुल्क की सालमियत को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं और ऐसा ही कुछ भारत में देखने को मिला। दोस्तों, ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 7 किलो यूरेनियम एक कबाड़खाने से दरियाफ्त हुई। इंडिया में दहशतगर्दी के वाकयात की तफ्तीश करने वाले सबसे अहम इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने मुंबई में 7 किलोग्राम यूरेनियम की फरोख्त के अहम मामले की तफ्तीश अपने हाथ में ले ली है। इससे कबल इस वाक़े की तफ्तीश मुंबई पुलिस को सौंपी गई थी। महाराष्ट्र पुलिस की इंसदादे दहशतगर्दी की एक यूनिट ने गुज़श्ता हफ्ते जिगर जे ऐश पांड्या और अबू ताहिर अफजल चौधरी नामी 2 अफराद को मुंबई से गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से 7 किलो 100 ग्राम कुदरती यूरेनियम बरामद की थी, जिसकी मार्केट में कीमत 21 करोड़ इंडियन रुपए बताई गई है। गिरफ्तार मुलजिमान ये यूरेनियम फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। तफ्तीशी इदारे ने भारतीय वजारत दाखिला के हुक्म पर कार्रवाई की और रिपोर्ट दर्ज करके बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। ऐश पांड्या से जब तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि वह इस यूरेनियम को फरोख्त करने के लिए गाहक की तलाश में था और इसे ये यूरेनियम एक स्क्रैप डीलर अबू ताहिर अफजल हुसैन चौधरी ने दी थी, जिसके बाद भारतीय पुलिस ने उस स्क्रैप डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक इस यूरेनियम को तजिए के लिए ट्रांबे में वाक़े भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया। एटॉमिक सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह मादा कुदरती यूरेनियम है और इंतहाई ताबकार मयार का है, जो इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। भारतीय मीडिया ने इस हवाले से यह रिपोर्ट भी पेश की कि जो यूरेनियम मुलजिमान के कब्जे से बरामद की गई वो 90% से ज्यादा खालिस है।
भारत भर की पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि मुलजिमान को ये कैसे पता था कि ये यूरेनियम है। यूरेनियम की खुली फरोख्त का मामला इंतहाई संगीन नौयत का है, लेकिन इस वक्त भारत की तवज्जो कोरोना की खौफनाक वबा पर मरकूज है, इसलिए ये खबर इंडियन मीडिया में दबी रही और इसके बारे में इब्तिदाई खबरों के बाद मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मुंबई से 7 किलोग्राम गैर कानूनी यूरेनियम की बरामदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले की मजीद तफ्तीश पर जोर दिया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान जायद हफीज चौधरी ने एक ट्वीट में पाकिस्तान की तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जौहरी मादों का तहफ़्फ़ुज़ सभी मुल्कों की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। भारत में रुनुमा होने वाले इस वाक़े की गहराई से तफ्तीश की जरूरत है और ये सवाल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है कि मुलजिमान ने इतनी खालिस नोयत की कुदरती यूरेनियम कहां से और किस तरह हासिल की। वो ये यूरेनियम किस तरह के लोगों को फरोख्त कर रहे थे और क्या उन्होंने इससे पहले भी यूरेनियम फरोख्त की है। इस हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन क्या भारत जैसे मुल्क में ऐसा होना खैर की खबर हो सकती है? यकीनन नहीं। अगर इस किस्म का मवाद भारतीय मार्केट्स में सरेआम बिकने लगा तो खित्ते समेत पूरे भारत का अमन दांव पर लग सकता है। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक इस यूरेनियम को भारत की अंडरवर्ल्ड मार्केट में बेचा जाना था। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।